बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। कल की क्लास में हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 7 का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं और दूसरे हिस्से में आप ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। तो हमने कल की क्लास में पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा। मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा होता है, सेंटर से उसका फासला फिक्स होता है जिसको आप रेडियस कहते हैं, और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये उसकी एग्जांपल लिखी हुई है कुछ। फिर हमने कुछ क्वांटिटीज को पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है तो सेंटर से वो एक एंगल बना रहा होता है, उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको आप डिनोट करते हो थीटा से। इसका फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर और इसका यूनिट होता है रेडियन। जबकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि आपके इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक एक सेकंड के बाद कितनी तब्दीली आ रही होती है, यानी सीधी जबान में बोले तो हर एक सेकंड के बाद एंगल में कितना ऐड हो रहा है, कितना इजाफा हो रहा है, इसको आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हो। ये ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है कि जब एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है तो सेंटर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है। अदरवाइज अगर आप ये फोर्स खत्म कर दें तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएगा। तो इस सेंटर से लगने वाली फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसको आप डिनोट करते हैं एफ सी से। इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स है, वेक्टर है, जाहिर बात है। इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है और इसका यूनिट, चूंकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होता है। फिर हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सेकंड लॉ के मुताबिक जब फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो यहाँ सर्कुलर मोशन में सेंटर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन दरअसल जो लीनियर वेलोसिटी होती है आपकी, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो चेंज हो रही है उसकी वजह से पैदा होती है। याद रखिएगा, सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने से पैदा हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसको आप डिनोट करते हैं AC से और इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। इसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स वाली होती है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक छोटी सी डेरिवेशन थी जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है उसकी। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 7 का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 2 की, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से मुराद होता है कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स होती है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो, जैसे अगर आप देखते हो एक मैग्नेट होता है और एक लोहा होता है, आप देखते हैं इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही होती है, दैट इज ग्रेविटेशन। आपकी अर्थ और आप, इनके दरमियान फोर्स है जी। आप अगर कूदें तो अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, है ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड दी अर्थ। तो फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, इसको आप ग्रेविटेशन कहते हो। दो बॉडी के दरमियान जो फोर्स होती है इसको आप ग्रेविटेशन कहते हो। इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव। ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। तो अगर आपके पास ये एक ए बॉडी है, ये एक बी बॉडी है, अगर इन दोनों के दरमियान फॉर एग्जांपल फोर्स पाई जा रही है, या वो फोर्स अट्रैक्टिव है यानी अट्रैक्ट कर रही है, या वो रिपल्सिव है, तो इस फोर्स को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक। तो ये इस ग्रेविटेशन को हमने जरा देखना है इस चैप्टर, इस हिस्से के अंदर ग्रेविटेशन को। तो ग्रेविटेशन को देखने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली चीज जहन में आती है वो है न्यूटन का एक लॉ, जिसको आप कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हमने इस लॉ को देखना है कि ये लॉ है, होता क्या है, क्या इस लॉ के अंदर सर आइजैक न्यूटन ने बताया हमको। तो हमने अब ग्रेविटेशन का हिस्सा स्टार्ट करना है जी। ग्रेविटेशन मैंने आपको बता दिया, दो बॉडीज के दरमियान अगर फोर्स पाई जा रही हो तो उस फोर्स को आप ग्रेविटेशन कहते हो। ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, ये फोर्स रिपल्शन की भी हो सकती है। अब आते हैं न्यूटन लॉ। सर आइजैक न्यूटन, मैंने आपको बताया हुआ है फिजिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम होता है सर आइजैक न्यूटन, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने फिजिक्स की काफी फील्ड में वर्क किया है, लॉस पेश किए हैं। आपने सर आइजैक न्यूटन का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया चैप्टर 4 में। आपने देखा वहां पे कि सर आइजैक न्यूटन वो पहला शख्स था जिसने फोर्स को स्टडी किया था।
और फोर्स पर 3 लॉ बना के पेश किए थे जिनको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन खाली फोर्स पे वर्क नहीं किया है सर आइजैक न्यूटन ने, बल्कि मुख्तलिफ फील्ड पर इन्होंने लाइट पर भी वर्क किया है, लाइट में भी आपको इनका कंट्रीब्यूशन मिलेगा, साउंड पे भी इनका आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और ग्रेविटेशन के हवाले से भी इन्होंने काफी काम किया है। ग्रेविटेशन यानी दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स होती है उसके हवाले से भी इन्होंने काफी वर्क किया और एक लॉ पेश किया। उस लॉ को आप कहते हो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। सर आइजैक न्यूटन ने फोर्स पे वर्क करके 3 लॉ पेश किए, ग्रेविटेशन पे अपनी रिसर्च की इन्होंने, और ग्रेविटेशन पे एक लॉ पेश किया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस लॉ की स्टेटमेंट तो आप खैर नोट्स बुक वगैरह से याद करिएगा, स्टेटमेंट आपको नोट्स और बुक से याद कीजिएगा, लेकिन मैं आपको इस लॉ को समझाने के लिए इसमें से 3 पॉइंट निकाल रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, इन द यूनिवर्स attracts every other object। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, ये पहला पॉइंट है इस लॉ का, दूसरा पॉइंट ये है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो है इनके लॉ का वो ये है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, तो ये आपके पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। इसकी स्टेटमेंट ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between their center। ये इसकी पूरी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमने इसमें से 3 पॉइंट निकाल दिए। सर आइजैक न्यूटन पहले पॉइंट में क्या कह रहे हैं? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, कायनात की हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। सर आइजैक न्यूटन के इस बात या इस लॉ से पहले ये समझा जाता था कि कुछ ऑब्जेक्ट अट्रैक्शन की सलाहियत रखते हैं, जैसे कि मैग्नेट, चार्जेस, अर्थ, प्लैनेट, सन, मून, बस कुछ ऑब्जेक्ट। अर्थ अट्रैक्ट करता है जी, अर्थ आपके पास है जी, सपोज करें ये आपके पास अर्थ है, तो अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। कोई बॉल है, कोई पत्थर है, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह सूरज अट्रैक्ट करता है जी चीजों को, मून अट्रैक्ट करता है। इसी तरह मैग्नेट अगर आपके पास मौजूद है तो वो आपके जो लोहे के टुकड़े होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है। चार्जेस अगर आपके पास मौजूद है जी, नेगेटिव चार्ज, तो वो आपके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इनके इस लॉ से पहले ये तासुर या ये समझा जाता था कि नॉट द एवरी ऑब्जेक्ट, तमाम ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कुछ ऑब्जेक्ट्स है जी दुनिया में जो अट्रैक्शन की सलाहियत रखते हैं, जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने इस लॉ के अंदर क्या बोला? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, कायनात की हर चीज, नॉट कुछ नहीं, तमाम चीज दूसरे को अट्रैक्ट करती है। यानी अगर आपके पास ये एक कुर्सी मौजूद है, एक कुर्सी मौजूद है और ये आप खड़े हुए हो, तो आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो भाई। अगर आपके पास एक बॉल है जी ए, एक बॉल है जी बी, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। कुछ भी, मोबाइल आपके कंप्यूटर को अट्रैक्ट कर रहा है, आप टीवी को अट्रैक्ट कर रहे हो, टीवी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप जो है दीवार से अट्रैक्ट हो रहे हो, दीवार आपको अट्रैक्ट कर रहा है, सोफा सोफे से। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। वो तासुर जो दिया जाता था इस लॉ से पहले कि चंद चीजें दुनिया में सिर्फ अट्रैक्शन की सलाहियत रखती हैं, उसको रद्द किया इन्होंने। चंद चीजें जैसे अर्थ वगैरह, इन्होंने कहा नहीं जी, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, कायनात की हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर आप इस वक्त अगर आप एक रूम में मौजूद हैं, तो इस वक्त आपके रूम में जितनी भी चीजें वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। आप भी सबको अट्रैक्ट कर रहे हो, हर चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अब हमने पढ़ा है जी कि अगर हम देखते हैं, हमने देखा था वर्ड वेट के केस के अंदर कि अगर अर्थ अट्रैक्ट करता है जी किसी ऑब्जेक्ट को, तो बकायदा एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को आप वेट कहते हो। अगर मैग्नेट जो है
वो अगर किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो वो एक फोर्स लगाएगा, उसको आप मैग्नेटिक फोर्स कहते हो। अगर चार्ज जो है वो अगर किसी चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो वो एक फोर्स लगाएगा, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हो। तो हम ये देखते हैं कि फॉर अट्रैक्शन, फॉर रिपल्शन, फॉर अट्रैक्शन आपको फोर्स लगानी पड़ रही होती है। तो इन इस लॉ के अंदर भी यही मामला है कि जब एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट इन एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो न्यूटन क्या कहता था जी इस लॉ के पहले हिस्से के अंदर कि कायनात में पाई जाने वाली हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही होती है बकायदा फोर्स लगाकर, फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। अब उसके बाद दूसरे हिस्से में देखें, अब वो फोर्स के बारे में आपको बताना शुरू करते हैं। वो जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में बता रहे हैं। वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। दोनों बॉडी के जो मास है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों बॉडी का जो वजन होता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, एक बढ़ा हो तो दूसरा बढ़ता है, यानी फोर्स और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप मास बढ़ाओगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज वो बढ़ जाएगी। इसकी अगर आप सीधी सी एग्जांपल लें तो अगर आपके पास एक छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, और अगर आपके पास एक बड़ा सा मैग्नेट का टुकड़ा है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। सही बात है ना, प्रैक्टिकली आप करके देख लो। आप अगर आपके पास एक छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा लोगे, इसका मास कम है, इसकी फोर्स कम होगी। बड़ा मैग्नेट का टुकड़ा लोगे आप, इसका मास ज्यादा है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इसी तरीके से अर्थ के केस में देख ले, अर्थ कितनी बड़ी है जी, हमारी अर्थ बहुत बड़ा मास है जी अर्थ का। अर्थ का मास ज्यादा है, लिहाजा अर्थ की अट्रैक्शन ज्यादा है। ये जो आपके सामने कुर्सी रखी हुई है, आप जो बैठे हो, आप लोगों के मासेस कम है जी, इस वजह से आपके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। ठीक, तो आप देख रहे हैं ना, आपके सामने अगर कोई कुर्सी मौजूद है, आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। व्हाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड द कुर्सी इज वेरी मिनिमम, बहुत कम है जी। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडीज का मास कम है। तो दूसरे पॉइंट में आपको सर आइजैक न्यूटन ने जो दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में क्या बताया कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से। दोनों मास का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अगर आप दोनों बॉडी के मास को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट बना ले, इस प्रोडक्ट से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा, जितना ज्यादा मास होगा, उतनी बड़ी फोर्स होगी। तीसरा पॉइंट क्या है जी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर से। दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लो आप, उसका डबल कर लो, स्क्वायर कर लो, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी उल्टा, अगर आप डिस्टेंस को कम करोगे फोर्स बढ़ जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा करोगे फोर्स कम हो जाएगी। ये भी प्रैक्टिकली आप देखते रहते हो। आपके पास ये मैग्नेट का टुकड़ा है जी, ये लोहे का टुकड़ा है, आप इस लोहे के टुकड़े को जितना करीब ले आओगे फोर्स उतनी बढ़ जाती है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। देखें, डिस्टेंस कम कर दिया आपने, फोर्स जो है वो क्या हो जाती है, ज्यादा आपको महसूस होने लगता है, इसको ज्यादा अट्रैक्ट करने लगती है। आप डिस्टेंस बढ़ा दे जी, यहाँ ले जाए, अब आप देखें डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया डिस्टेंस, अब फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपका ये लोहा जो है इस मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा होता। जितना आप फासला बढ़ा रहे हो उतना फोर्स जो है वो वीक हो रही है। यही बात ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपने दोनों बॉडीज के दरमियान जो फासला है वो बढ़ा दिया तो आपकी जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फासला बढ़ाओगे फोर्स कम हो जाएगी। दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है जी कि आपकी कायनात में पाए जाने वाली हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही होती है और फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रही होती है। जो फोर्स दोनों बॉडी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है वो दोनों बॉडी के मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस लॉ को आप कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब इसका जरा कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लेते हैं अगर हम। तो सपोज कर लें जी ये हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट, एक गोल बॉडी, इसका मास मैंने ले लिया m1, और एक ये ऑब्जेक्ट है जी, इसका मास मैंने ले लिया m2। ठीक है, ये दो बॉडीज मैंने ले ली, एक का मास है m1, एक का मास है m2। दोनों का डिस्टेंस जो कि मैं दोनों के सेंटर से नापूंगा, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है मैंने कह दिया वो कितना है, r। डिस्टेंस हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सेंटर। तो दोनों बॉडी के सेंटर से हमने फासला नाप लिया, दोनों बॉडी के दरमियान जो फासला है वो r है।
अब देखिए जी, सर आइजैक न्यूटन के जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है उसके मुताबिक क्या है जी, पहला पॉइंट, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करता है, लिहाजा ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। ठीक है, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी जिसको आप एफ कह लोगे। तो अभी हम एक ये कह लेते हैं M1 M2 को अट्रैक्ट कर रही होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एफ टू ऑब्जेक्ट। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपके कायनात की पाई जाने वाली हर चीज दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब दोनों बॉडी का मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया आपने, M1 M2, ये प्रोडक्ट हो गया जी, दोनों बॉडी को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के मास को, ये प्रोडक्ट हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, तो ये हो गया जी दोनों बॉडी के मास का प्रोडक्ट, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा पॉइंट क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। तो डिस्टेंस इनके दरमियान है r, आपने उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया जी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये आ गया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब दोनों इक्वेशंस को आप मिलाएं तो ये हो जाएगा F इज अल्फा M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। आपने कई इक्वेशंस बनाई है, आपको पता है जी कि अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट लिखते हैं। इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में जो हम कांस्टेंट लिखेंगे वो जी है। ये क्या है जी, अभी आपको बताता हूँ। तो हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिया, इसकी जगह क्या आ गया, इज इक्वल्स टू और ये कांस्टेंट, बाकी M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये है जी वो फॉर्मूला जो आपको दो बॉडी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बताता है कितना है। ये फॉर्मूला होगा जिसके जरिए आप दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये जी क्या है, इस जी को आप कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी एक फिक्स वैल्यू है, चाहे ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, मैटर हो, इस दुनिया का हो, बाहर का हो, प्लेनेट कहीं का भी हो, इस जी की वैल्यू फिक्स है जी, कितनी है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। तो ये जी क्या है, ये कांस्टेंट है, इसका नाम होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स है जी। तमाम न्यूमेरिकल्स, तमाम सिचुएशन के लिए जी की वैल्यू क्या होगी, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। देन दैट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है जी, कायनात की हर ऑब्जेक्ट, सर आइजैक न्यूटन ने ये लॉ पेश किया है। इस लॉ के मुताबिक कायनात की हर चीज दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा, बकायदा एक फोर्स लगा रहा होता है। वो फोर्स जो अट्रैक्शन की पाई जा रही है ना दोनों बॉडीज के दरमियान, वो दोनों बॉडी के मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों बॉडी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिहाजा आपने ये डायरेक्टली और इनवर्सली वाली प्रोपोर्शन को बात ली और आपने इसका फॉर्मूला बना दिया। तो अब आप क्या कहोगे, कायनात की हर चीज दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स चाहिए आपको, ये उसका फॉर्मूला है। तो यकीन माने अगर आप इस वक्त एक रूम में बैठे हुए, आपके सामने मोबाइल है, मोबाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप मोबाइल को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है, जी M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। जी क्या है, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। M1 M2 क्या है, आपका और मोबाइल का मास। r क्या है, आपके और मोबाइल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो। आप वैल्यूज डालें, फोर्स निकालेंगे, बहुत कम फोर्स आएगी। अगर आप अपना मास लें, मोबाइल का मास लें, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो निकाल लें, वैल्यू डालें, तो आपकी जो फोर्स आएगी वो बहुत ही कम आती है, 0.0000000 कुछ करके आएगी। तो वो बहुत ही कम फोर्स होती है, इसलिए आपको महसूस नहीं हो रही। आप अपने मोबाइल को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अगर फोर्स कैलकुलेट करो इंतहाई कम आ जाएगी। मिसाल में करके दिखा देता हूँ आपको, चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। सपोज करें ये आप है और ये आपका मोबाइल है, मोबाइल से ही ले रहे हो तो शायद आप क्लास, चले जी आपका मास मैं कह लेता हूँ, आपका मास है जी 100 किलोग्राम, और आपका जो मोबाइल है उसका मास मैं कह लेता हूँ जी 10 किलोग्राम, या चले 100 कर लेता हूँ, बहुत भारी मोबाइल है आपका, पत्थर वाला,
मैंने उसका मास कर लिया जी 100 किलोग्राम, और आप दोनों के दरमियान जो फासला है, चले हम कह देते हैं वो 100 मीटर है, बड़ी बड़ी वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, 100 मीटर है। अब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं आप दोनों के दरमियान। सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक आप दोनों के दरमियान फोर्स पाई जाएगी कितनी, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यूज डालते हैं, G होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई M1 कितना है जी 100, M2 कितना है 100 डिवाइडेड बाय R कितना है 100, R का स्क्वायर करना है, ठीक है जी। 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11। अच्छा जी, ये 100 और 100 आप मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है जी 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 10,000 से 10,000 कट गया। आपके दरमियान फोर्स कितनी है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11। अगर आप इसको खोलोगे तो ये नंबर ऐसा बनेगा 0.000000000000। ये न्यूटन, देखें फोर्स है आप दोनों के दरमियान, आपके और मोबाइल के दरमियान फोर्स है, लेकिन देखिए बहुत ही कम है, इतनी कम कि आपको वो महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो यकीन माने आपके दरमियान फोर्स है, बट इट इज वेरी नेग्लेजिबल, इतनी कम है जी आपके और मोबाइल के दरमियान कि वो आपको महसूस नहीं हो रही। लेकिन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब की बार हम लेते हैं आपके और अर्थ के दरमियान, ये आपकी अर्थ है और ये आप हो। अब आपको इन दोनों बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बकायदा महसूस हो जाती है, क्यों आप उसकी तरफ खींचे चले नहीं जाते हो। अगर आपको मैं उठा के बाहर बालकनी में फेंक दूं, क्या होगा, आप अर्थ की तरफ खींचे चले जाओगे। तो एक बॉडी हो गए आप M1, एक बॉडी हो गई अर्थ M2। इस केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर आपको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बकायदा महसूस हो रही है, आप अर्थ की तरफ खींचे चले आ रहे हो। क्यों, कैलकुलेट कर लेते हैं जी, वैल्यू जरा बड़ी आएगी। अर्थ का मास जो होता है, अर्थ का मास जरा तो गौर करिएगा, अर्थ का मास है जी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम, बहुत बड़ा मास है, जबकि आपका मास है जी 100। चले, और आप दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, मैं कह लेता हूँ रेडियस ऑफ अर्थ, अगर आप सरफेस पर हो तो आपके दरमियान जो डिस्टेंस हो गया वो तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाता है, और वो है कितना 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। तो अगर आप अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर हो तो आपके और अर्थ के दरमियान जो फासला हो गया वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होता है। अर्थ का मास ये रहा, आपका मास ये रहा, वैल्यूज डालें, जी होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11। M1 यानी आपका मास कितना है 100, M2 यानी दूसरी बॉडी जो कि अर्थ है, इसका मास कितना है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। R कितना है जी 6.38, 6 कर लेते हैं चले अपनी आसानी के लिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर करना है, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 10 की पावर 6 टू ज़ 12। अब आप इसको सॉल्व करें जी जरा, नंबर्स को आप एक तरफ कर लेते हैं, 6.67 मल्टीप्लाई एक ये नंबर है जी 6 डिवाइडेड बाय 36। अब 10 की पावर का मामला देखते हैं जी, 10 की पावर माइनस 11, ये कितना है +2, ये कितना है +24, नीचे प्लस का 12 है, ऊपर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है जी। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और ये काटे तकरीबन 1 आएगा, मैं एक अंदाजन कर रहा हूँ जी 1 आएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर इधर देखते हैं जी, ये हो गया देखें 22, ये 24 और 2 26, ठीक है जी, और ये 12 और 11 कितना होता है 23, इन दोनों को आप करें माइनस, क्या हो जाएगा आंसर 10 की पावर +3, ठीक है जी। ये कितना होता है 1000। आ रही है फोर्स, अब आप देखें ज्यादा, अब आपकी फोर्स ऐसी है कि आपको महसूस होती है, दैट इज व्हाई यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। तो आप मोबाइल को क्यों नहीं खींच पा रहे, आपके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन आप मोबाइल को क्यों नहीं खींच पा रहे, क्योंकि आपके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब आप इस फॉर्मूले के जरिए निकालेंगे इंतहाई कम आ रही है। जबकि आप और अर्थ के केस में अर्थ आपको अट्रैक्ट कर लेती है जी, यहाँ पर भी क्या है जी, अर्थ एक बॉडी हो गई, आप दूसरी बॉडी हो गए,
यहाँ अर्थ आपको अट्रैक्ट क्यों कर रही है, आपको फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों अर्थ और आपके दरमियान वो क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है। जब आप उस पर फोर्स निकाल रहे हो तो ऐसी क्वांटिटी आ रही है, ऐसी वैल्यू आ रही है कि आपको वो महसूस हो जाती है। तो दैट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस लॉ के मुताबिक कायनात की हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, बकायदा फोर्स लगा के। जो फोर्स होती है वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके फॉर्मूला है जी G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी एक कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका नाम है। इसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻। मैंने आपको न्यूमेरिकली प्रूफ करके दिखा दिया कि आप मोबाइल, आप कंप्यूटर, सोफा, सोफे को आप और आप दूसरे दोस्त को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके दरमियान इस फॉर्मूले के मुताबिक जो फोर्स बनती है वो इंतहाई वीक होती है, आपको महसूस नहीं होती। जबकि बड़ा ऑब्जेक्ट अगर हम ले लें, जैसे कि एक बॉडी अर्थ, एक बॉडी आप, अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपको बकायदा महसूस होती है, क्योंकि आप अर्थ की तरफ खींचे चले जाते हो, अर्थ आपको अट्रैक्ट कर लेती है। तो इस सिचुएशन में आपको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू बॉडीज, वो आपको क्यों महसूस हो गई, क्योंकि अर्थ का मास इंतहाई ज्यादा है, अर्थ का जो रेडियस है वो इंतहाई ज्यादा है। उस हिसाब से जब आपने फोर्स की वैल्यू निकाली तो फोर्स की वैल्यू अच्छी खासी आ जाती है, आपको महसूस हो जाती है। ये हो गया लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब इस लॉ से हम एक काम करने जा रहे हैं, हम एक इम्पॉसिबल चीज ड्राइव करेंगे, दैट इज द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ जो कि हमारे पास इम्पॉसिबल चीज है जी मालूम करना। क्यों इम्पॉसिबल है जी, क्योंकि अर्थ का मास, मास नापा जाता है जी फिजिकल बैलेंस से, एंड वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ फिजिकल बैलेंस दैट कैन मेजर द मास ऑफ अर्थ। हमारे पास ऐसा कोई फिजिकल बैलेंस नहीं है जो अर्थ के मास को मेजर कर ले। तो ये एक ऐसी चीज थी जो हमारे लिए अननोन थी, हमें ख्वाहिश थी कि जी मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया जाए, बट वी कैन नॉट डू दैट, हमारे पास फिजिकल बैलेंस नहीं था। लेकिन हम इस लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मदद से इस नामुमकिन चीज को पूरा कर जाते हैं। हम इस लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मदद से अपनी अर्थ का मास निकाल सकते हैं, और ना सिर्फ अर्थ का, बल्कि आप इस लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मदद से सूरज का मास, किसी भी प्लेनेट का मास निकाल लेते हो आप। यू कैन फाइंड आउट द मास ऑफ द सन, मास ऑफ मार्स, मास ऑफ वेनस, मास ऑफ जुपिटर। आप किसी भी प्लेनेट का, मून वगैरह का मास कैलकुलेट कर सकते हो। ये इस लॉ का एप्लीकेशन हो गया, इस लॉ का फायदा हो गया, एडवांटेज हो गया। तो इस लॉ का एक एडवांटेज ये है कि हम जो है बहुत सारी जो हमारी प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स है जी, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स, दैट कैन नॉट, दैट्स मास कैन नॉट बी मेजर्ड, वी कैन फाइंड आउट द मास विद दैट लॉ। तो मैं आपको एक सैंपल के तौर पे मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। अब मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के लिए हम एक सिचुएशन कंसीडर करेंगे कि हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ अच्छा सा बनाऊंगा मैं, हमारे पास ये अर्थ है जी, ये ले लें अर्थ, ठीक है जी, ये अर्थ हो गया, ये उसका हो गया सेंटर ओ के नाम से, और ये मेरे पास सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि ये हमारे पास दो बॉडीज माने आप इसको, पहली बॉडी हो गई आपके पास m1 ये अर्थ, और दूसरी बॉडी आपके पास क्या हो गई m2, ये जो बॉल रखी हुई आपके पास, दो बॉडीज है, ठीक है जी। इसका मास आपने कह दिया, आपने m1 का मास जो है मास ऑफ अर्थ कह लेते हैं me के नाम से, और इसके मास को मैं कह लेता हूँ m, ठीक है। तो ये m2 m1 हटा देता हूँ। तो मेरे पास दो बॉडीज है, एक अर्थ है मेरी जिसका मास है me, और एक छोटी सी बॉल है जो सरफेस पर रखी हुई है, इसका मास है m। दोनों बॉडी के दरमियान अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाता है, क्योंकि सरफेस पे रखी हुई है, सरफेस से सेंटर तक का फासला रेडियस कहलाता है। तो चूंकि अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है तो तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। तो ये वही कहानी हो गई जो अभी हम बता रहे थे कि दो बॉडीज हैं, इस पर आप लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अप्लाई करो। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक हर दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है जी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक हर दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी, और उस फोर्स को मालूम करने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी देखें जी, ये दो बॉडीज तो है ना, एक बॉडी हो गई, एक बॉडी आपकी हो गई इतनी बड़ी सी अर्थ, दो बॉडीज है, तो इन दोनों बॉडीज के दरमियान, एक इस बॉडी के दरमियान, एक इस बॉडी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी।
फॉर्मूला उसका यही होगा, तो हम यही फॉर्मूला लेते हैं, इस पे वेरिएबल्स डाल देते हैं। जी तो कांस्टेंट होगा, m1 से मुराद होता है पहली बॉडी का मास जो कि आपके पास है m, m2 से मुराद होता है दूसरी बॉडी का मास जो कि आपके पास है me, r से मुराद होता है दोनों बॉडीज के दरमियान फासला। यहाँ पर आप देखें दोनों बॉडीज के दरमियान फासला कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो हमने आर ई लिख दिया, फॉर्मूले में स्क्वायर तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। तो हमने इन दोनों बॉडीज को, एक अर्थ और एक ये छोटी सी जो बॉल है, इन दोनों बॉडीज को हमने इन पर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अप्लाई किया। दोनों बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमने ये वाला फॉर्मूला होता है, हमने उस फॉर्मूले के हिसाब से वेरिएबल्स डाल दी, ये हो गया हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक दोनों बॉडीज के दरमियान फोर्स। एक बात। दूसरी बात, हम जानते हैं बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि अर्थ जो है अगर इस बॉल को अट्रैक्ट कर रहा है ना, अर्थ अगर इस बॉल को ऐसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इस फोर्स को आप वेट भी कहते हो, है ना जी। आप ये जो बॉल है, अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और जो फोर्स लगा रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेट। तो वेट भी हो सकती है ये फोर्स जो है, दोनों बॉडीज के दरमियान जो फोर्स है दैट कैन बी वेट। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, नीचे लिख देते हैं, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। तो आपकी ये जो बॉल और अर्थ है, अगर आप इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के एतबार से देखो तो इन दोनों के दरमियान फोर्स जो है वो ये वाली हो गई, और अगर आप बॉल और अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उसको वेट के एतबार से देखो तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या हो गई, एम जी। अब आप क्या करें जी, ये दोनों इक्वेशंस को आप मिला लें, कंपेयर कर लें जी दोनों इक्वेशंस को, कंपेयर बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, देखें एफ और एफ तो राइट भी बराबर होगा, तो हम दोनों साइड के राइट, दोनों इक्वेशंस के राइट साइड को लिख देते हैं, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो हमने ये जो बॉल है और ये अर्थ है, पहले हमने इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक देखा, वो फोर्स क्या निकली, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। फिर हमने इन दोनों बॉडीज के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हमने कहा कि वो तो वेट भी होती है, और वेट का फार्मूला क्या होता है, एम जी। तो हमने ये जो दोनों इक्वेशन इनको कंपेयर कर लिया, ये हमारे पास ये आ रही है। अब आपने एम से एम को काट दिया, मैं इसको बता देता हूँ, ये मैंने फालतू खराब सा हो जाएगा मेरा। अब हमने एम से एम को काट दिया जी, अब हमारे पास क्या बचता है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब आपको मास ऑफ अर्थ चाहिए तो मास ऑफ अर्थ रहने दें और बाकी क्वांटिटी जी के पास ले जाए। तो ये स्मॉल, ये कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें तो स्मॉल जी के पास जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये आर ई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है मास ऑफ अर्थ से, जब आप ये जी के पास लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया आपके पास मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ये है जी इक्वेशन फॉर द मास ऑफ अर्थ। आपको मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है जी ये जो जी होता है, ये जो स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू हम सब जानते हैं, सरफेस पे इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ जो है इसकी वैल्यू हमें सबको पता है जी 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। जबकि ये जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू भी सबको पता है जी 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 यूनिट होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब हम वैल्यूज डालते हैं, एम ई इज इक्वल टू जी की वैल्यू आ गई 9.8, आर ई की वैल्यू आ गई 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 पावर 2 कर दिया आपने, डिवाइडेड बाय, और स्मॉल जी है जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू आपने डाली 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। इसको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप लोग कैलकुलेशन करके मत दिखाइएगा क्योंकि वो सबको पता है आंसर इसका सेम ही आता है। तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये आपने देखे मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लिया। दोबारा बोलूंगा ये कैलकुलेशन मत करिएगा, इसके कोई कैलकुलेशन जरूरी नहीं होती, नेसेसरी नहीं होती, आपने यही आंसर लिखना होता है तो यही आंसर डायरेक्ट लिख दें। तो आपने देखा कैसे हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मदद से अर्थ का मास निकाला। पहले आपने बॉल रखी अर्थ की सरफेस पे, बॉल और अर्थ इन दोनों को आपने दो ऑब्जेक्ट माना,
लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अप्लाई किया, ये फॉर्मूला आ गया फोर्स का। फिर आपने कहा कि अर्थ बॉल को जब अट्रैक्ट कर रही होगी तो वो फोर्स जो है वो वेट भी होती है, तो आपने कहा फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट की जगह आपने फॉर्मूला डाल दिया एम। अब ये दोनों फोर्स है जी, इन दोनों को मिला लें, इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये हो गया आपके पास एम जी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बन गई, दोनों तरफ से एम काट दिया, ये इक्वेशन बन गई, इसको आपने मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला बना दिया। ये मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है, इसमें ये जो तीन वेरिएबल्स हैं इनकी ये वैल्यूज होती हैं, आपने वैल्यूज डाला, सॉल्व करा, 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम, दैट इज द मास ऑफ द अर्थ। ये आपके अर्थ का मास है। इस तरीके से आपने खाली अर्थ का मास नहीं, आपने सन का मास, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपने यहाँ नहीं निकालना, आपने खाली यहाँ पर मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो फिर आप वहां पर मास ऑफ सन भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मास ऑफ जुपिटर भी कैलकुलेट कर लेंगे, मास ऑफ सैटर्न भी, वगैरह वगैरह आप कैलकुलेट करेंगे आगे जाके हाई बड़ी क्लासेस के अंदर, हायर क्लास में। तो ये हो गया आपके पास मास ऑफ अर्थ। आगे बढ़ते हैं जी। अब एक ऐसा टॉपिक है जिसकी डेरिवेशन है थोड़ा बड़ी सी, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में कराऊंगा, लेकिन उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा कल की क्लास में वो है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ये टॉपिक होगा जी, कल हमने इसकी एक इक्वेशन बनानी होगी, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। देखिए वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीली, चेंज होना, तब्दील होना। जी आप जानते हैं जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट। तो इस पूरे जुमले का मतलब क्या हो गया, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, कि जी की वैल्यू तब्दील होती है ऊंचाई के साथ। इसका तर्जुमा मैं कल लिख देता हूँ उर्दू के अंदर, जी की वैल्यू तब्दील होती है ऊंचाई के साथ। ये आ रहा है जी इसका तर्जुमा, इंग्लिश में लिखूं, आता होगा। तो वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, इस जुमले का मतलब बनता है कि जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है ऊंचाई के साथ। असल में मामला ये है कि हमारे पास ये होती है जी अर्थ, जो अर्थ है, हमने आज तक सुना है कि जी की वैल्यू इज फिक्स विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो जी की वैल्यू हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं ना 9.8, ये हमारी अर्थ की सरफेस पर है, बस सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाए, यानी ये बॉल अगर आपके पास सरफेस पर है, तो अब यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी होगी 9.8। लेकिन अगर आप इसको ऊपर लेके जाते जाएंगे ना, जितना आप इसको ऊपर लेते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाएगी, सपोज करें जी यहाँ 7 हो गई, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आप और ऊपर ले गए और रिड्यूस हो जाएगी जी, अब यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो सपोज कर लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। तो जितना आप बॉडी को ऊपर लेके जाते जाओगे जी की वैल्यू कम होती जाती है, डिक्रीज होती रहती है, कम होती रहती है, तब्दील हो रही है। और कैसी तब्दील हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और आखिर में जब आप स्पेस पे चले जाओगे ना, स्पेस पर, खला पे, तो जी की वैल्यू हो जाती है 0, जी की वैल्यू 0 हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो वेट हो जाता है, वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, मास आपका भले 100 किलोग्राम है, जी की वैल्यू कितनी हो गई स्पेस पे 0, तो 100 जीरो जा 0, आपका वेट नहीं होता। और वेट नहीं होता इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही। वेट क्या है, अर्थ की अट्रैक्शन वाली फोर्स ना। तो जब आप स्पेस पे चले जाओगे जी की वैल्यू हो गई 0, तो आपका वेट क्या हो रहा है जी 0, और 0 का मतलब क्या है, आपको अर्थ अट्रैक्ट नहीं करती। तभी तो आप जब स्पेस पे चले जाते हैं तो अर्थ आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, आप तैर रहे होते, फ्लोट कर रहे होते। तो मामला क्या है कि हम सुनते आ रहे हैं कि जी इज अ कांस्टेंट, बट जी इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। सरफेस पर जी की वैल्यू होती है 9.8, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, दुनिया से दूर होते जाओगे, जी की वैल्यू कम होती रहती है। आप थोड़ा सा ऊपर चले जाए, मरी चले जाए, मरी में थोड़ी हाइट होती है, जी की वैल्यू मरी में कम होती है। आप पहाड़ की चोटी पे चले जाए, माउंट एवरेस्ट K2, वो बहुत ज्यादा ऊपर है, जी की वैल्यू बहुत कम होती है। और अगर आप आखिर में स्पेस पे निकल जाए तो जी की वैल्यू हो जाती है 0, बिल्कुल जी खत्म हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, जी की वैल्यू तब्दील हो रही है ऊंचाई के साथ। और कैसे तब्दील हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वैल्यू ऑफ जी
डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, ऐसे कम हो रही है जी विद एल्टीट्यूड। तो हमें ये गलत बात बताई गई है कि जी की वैल्यू इज कांस्टेंट। असल में हम न्यूमेरिकल्स में चूंकि सरफेस पे न्यूमेरिकल हो रहे होते हैं हमारे, इसलिए हम जी की वैल्यू को फिक्स ले लेते हैं। तो हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है वो सरफेस पे होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, आप ऊपर जाते जाएंगे, आपकी जो जी की वैल्यू वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली अगर आप स्पेस पे चले आओगे जी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो हम कहते हैं जी कि जी की वैल्यू तब्दील हो रही है ऊंचाई के साथ। और कैसे तब्दील होती है? जी की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है। अब हमें डेरिवेशन में करना ये है कि हमें अपनी इस बात को, ये जो हमारी बात है ये वाली, कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, कि जितनी ऊंचाई पे जाऊंगा वैल्यू की, जी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, इसको मैंने मैथमेटिकली प्रूफ करना है। प्रूफ करना होगा इसे हमें, जो हम कल करेंगे डेरिवेशन। तो कल जो हमारी डेरिवेशन होगी वो क्या होगी? हम मैथमेटिकली इक्वेशन के जरिए ये साबित करेंगे कि हम जितना ऊपर जाते जाते हैं जी की वैल्यू उतना कम होती जाती है। ठीक है, तो ये हमने कल की क्लास में देखना होगा। तो ये मुझे छोटा सा इंट्रोडक्शन देना था जो मैंने आपको दे दिया। अब अगर आपको कोई सवाल है बच्चे तो पूछ ले माइक खोल के। मैं आपको चेक करूँ माइक ऑन है। हाँ पूछो। आपने बोला कि हर चीज एक दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है, लेकिन कैसे अट्रैक्ट करती है? फोर्स लगा, तो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स कह तो रहे हैं उसका नाम, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रही फोर्स का नाम क्या है? इस फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है इसका, G(M)E(m)/8, तो ये वाला M1 M2/r²। मतलब मैं तो मोबाइल को अट्रैक्ट कर रही हूँ तो उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है? हाँ ना, आप लगा रही हो उस पर फोर्स, मोबाइल आप पे फोर्स लगा रहा है। हर तो और कैसे? भाई फोर्स कैसे लगती है? खुद ब खुद लगती है, ऑटोमेटिकली लग रही है। ये हजम यूं नहीं हो रही कि आप ये सोच रही होगी कि अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही तो मोबाइल मुझसे आगे चिपक क्यों नहीं रहा। कहाँ से हुई है?